हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपका भी टारगेट है 2025 में एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना, या फिर आप किसी स्टेट लेवल के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैंने खुद अपना जो बीएससी नर्सिंग है वो उत्तराखंड के गवर्नमेंट कॉलेज से कंप्लीट करा है। तो मुझे पता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में एक सीट के लिए भी कितना ज्यादा टफ कॉम्पिटिशन हो चुका है। और इस चैनल पे हम डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपके बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के रोज एक नया टॉपिक होता है, नए क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी हेल्प करेंगे आपके ड्रीम कॉलेज को अचीव करने में। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। और ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। लेकिन आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है कि मैं ऐसे आपके लिए और बहुत सारी वीडियोस लाती रहूं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.00450 इज। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण अंकों की संख्या कितनी है। आपके ऑप्शंस है 2, 3, 4 और 5। ठीक है, आपने अब तक अपना कॉपी पेन नहीं लिया है तो कॉपी पेन ले लो। आप मेरे साथ अपने आंसर्स को मार्क करो, ताकि आपको पता लगेगा कि आपके कितना स्कोर बना आज का। ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताना। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, 3। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है आपके? 0.00450 में 450 3 डिजिट्स जो है आपकी, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है बच्चों, आपको पता होगा कभी भी लीडिंग जीरो जो होते हैं वो आपके सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे यानी कि 3 करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस। ठीक है, इनमें से सबसे ज्यादा हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस किसकी होगी? निम्नलिखित में से किसका परमाणु त्रिज्य सबसे अधिक है? ठीक है, आपके ऑप्शंस है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, रुबिडियम। ठीक है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। आप सोचो सबसे ज्यादा हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस किसकी हो सकती है? काफी इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं लगनी इसमें, बस थोड़ा सा अगर आपने पढ़ी है अपनी एनसीईआरटीज, अपने कंसेप्ट आपके क्लियर हैं, तो आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर लोगे। ठीक है, इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एटॉमिक रेडियस जो होती है वो आपकी इंक्रीज होती है, आपको पता है, जब डाउन द ग्रुप जाओगे। ठीक है, हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारी एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगी एज न्यू इलेक्ट्रॉन शेल्स एडेड। क्यों बढ़ती है? क्योंकि हमारे नए इलेक्ट्रॉन की जो शेल्स हैं वो ऐड होते जाते हैं जितना हम नीचे जाते हैं ग्रुप में। ठीक है, तो मेकिंग रुबिडियम लार्जर देन सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम, इसीलिए ये हमारा क्या है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम से बड़ा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इन वाटर। ठीक है, रेशियो क्या है हाइड्रोजन का ऑक्सीजन किसमें? वाटर में। ठीक है, आपका हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन का रेशियो पूछा है वाटर में, इज ऑलवेज 2:1। ठीक है, कितना होता है? 2:1 होता है। दिस फॉलोज विच लॉ? तो ये कौन से लॉ को फॉलो करता है? ठीक है, जल यानी कि H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा 2:1 का होता है। ये किस नियम का पालन करता है? ठीक है, आपके ऑप्शंस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑप्शन है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है आपका। नेक्स्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और एवोगैड्रोस लॉ। अब बताओ 2:1 जो होता है आपका, वो किस लॉ को फॉलो करके होता है? सोचो थोड़ा सा, आपने अगर दिमाग लगाओ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा आपको करने में। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कैसे करके होगा वो देखो। जो हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है वो स्टेट करता है कि गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन इट्स कंपोनेंट एलिमेंट। ठीक है, जो भी गिवन कंपाउंड है उसके पास का कंपोनेंट एलिमेंट से होना चाहिए, और किस में होना चाहिए? फिक्स्ड प्रोपोर्शन मास में होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तभी इसका नाम पड़ा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ मोलर मास इज। ठीक है, मोलर मास की आपकी एसआई यूनिट क्या है? मोलर द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? आपके ऑप्शन है ग्राम पर मोल, केजी पर मोल, मोल पर लीटर, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बताओ क्या होगी मोलर मास की? अच्छा क्वेश्चन है ये भी, हम मोलर मास तो पढ़ते हैं, पर हम हो सकता है कभी कभी यूनिट्स पे ध्यान नहीं देते, लेकिन यूनिट से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है,
और केमिस्ट्री की सीरीज हम डेली करने वाले हैं। बहुत जल्दी हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करके केमिस्ट्री का सिलेबस को कवर अप करेंगे और फिर फिजिक्स की भी सीरीज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, हम सारे सब्जेक्ट्स को अपने एग्जाम से पहले कवर कर लेंगे, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पर मोल, ठीक है। मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस में 1 मोल का जो मास होता है वो मोलर मास होता है, ठीक है। एंड इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स पर मोल, इसको हम किसमें एक्सप्रेस करते हैं? ग्राम पर मोल में करते हैं, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन में जो मास होगा 1 मोल वो कितना होगा, ठीक है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? आपके ऑप्शन है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 ग्राम, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 ग्राम, 5.48 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 ग्राम और 0.55 ग्राम, ठीक है। बच्चों थोड़े से जैसे अगर कहीं पे कैलकुलेशन करनी हो तो वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक है। वीडियो को स्टॉप कर लेना बीच में, जहां भी कैलकुलेशन का क्वेश्चन आता है वीडियो को पॉज करो, कैलकुलेट करो, फिर से रिवाइंड करो वीडियो और फिर देखो कि आपका जो आंसर आया था जो मैंने बताया वो सेम है या फिर डिफरेंट है, ठीक है। डिफरेंट है तो क्यों डिफरेंट है वो भी देख लेना, ठीक है। अगर मैं बहुत देर के लिए यहाँ पे रुकूंगी कि आप पूरा कैलकुलेट करो बैठ के तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी जो आपके लिए भी देखना मुश्किल होगी, ठीक है। इसलिए जहां भी कैलकुलेशन के क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, और वीडियो को पॉज करा करो, अपने कैलकुलेशन करना और उसके बाद में फिर से रिवाइंड कर लेना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर, एनी गेसेस? बी, ठीक है। 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, 28 ग्राम, ठीक है। द मास ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, ठीक है। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है। एंड 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज अ मास ऑफ, तो 1 मोल का कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंडामेंटल पार्टिकल इज नॉट प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम, ठीक है। हाइड्रोजन एटम में कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट ही नहीं होता है, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा मूल कण मौजूद नहीं होता है? आपके ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या पॉजिट्रॉन। सोचो क्या नहीं होगा हाइड्रोजन के अंदर। ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। जो भी हमारे क्वेश्चन है बिल्कुल स्टार्टिंग जो आपकी केमिस्ट्री है वहां से लिए गए हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन, ठीक है। हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट करता है आपका क्या? ओनली 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन यहाँ पे एब्सेंट है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन एटम इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। जो भी आपकी एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की एटम में वो क्वांटाइज्ड हो जाती है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था, ठीक है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्वांटाइज्ड होती है, ये कथन किसने दिया था? जे थॉमसन, रदरफोर्ड, नील्स बोर या फिर डाल्टन। सोचो बताओ किसने दिया? आपने इन सब के बारे में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो। किसने दिया था ये स्टेटमेंट? आपका ऑप्शन नंबर सी, नील बोर ने, ठीक है। बोर्स मॉडल याद है जो हम हमारे कॉलेज में हमारे स्कूल में भी हमसे मॉडल्स बनवाए जाते थे, ठीक है। रदरफोर्ड का मॉडल, बोर का मॉडल, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिकल के टाइम पे भी तो हमारे क्या है, बोर्स मॉडल स्टेट करता है कि इलेक्ट्रॉन रिजॉल्व इन फिक्स्ड ऑर्बिट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो रिजॉल्व करते हैं अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में करते हैं एंड देयर एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, उनकी एनर्जी क्या होती है? क्वांटाइज्ड हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द थर्ड शेल यानी कि एम शेल, ठीक है। कितने मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम अकोमोडेट कर सकते हैं थर्ड शेल यानी कि एम शेल में, ठीक है। ये बताना है आपने। तीसरे शेल यानी कि एम शेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, ठीक है। आपके ऑप्शन है 8, 18, 32, 50। याद करो कितने होंगे, आपने सारे शेल्स के बारे में पढ़ा है। बताओ फर्स्ट में कितने होते हैं, सेकंड में कितने होंगे और थर्ड में कितने जाएंगे? बोलो जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी 18, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारे जा सकते हैं किसी भी शेल में वो किस फॉर्मूला से निकालते हैं हम? 2n का स्क्वायर, ठीक है। तो n क्या है? इक्वल्स टू 3 है, तो कर लो यहाँ पे फटाफट सॉल्व करो। कितना होगा? n कितना है हमारा? 3 है, तो 2n 2 लिखो और n की जगह पे 3 लिख दो, उसको स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा निकल के, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, सॉल्व करने हो सकते हैं लेकिन मजा आएगा करने में, ठीक है। और इसमें कोई बहुत ज्यादा मैथ्स नहीं लगने वाली, तो ये बायोलॉजी के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। तो ये मत बोलना कि मैम हम बायो वाले हैं हम कैसे करें, ठीक है। करना पड़ेगा।
अच्छा कॉलेज चाहिए, कम फीस में पढ़ना है तो करना पड़ेगा, ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी, हमारे पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं है, हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, स्मार्ट स्टडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइसोटोप यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है, कैंसर की ट्रीटमेंट में कौन सा आइसोटोप यूज करते हैं? आपके ऑप्शन हैं कार्बन 14, कोबाल्ट 16, यूरेनियम 238, हाइड्रोजन 3। बताओ कैंसर के इलाज में प्रयुक्त समस्थानिक कौन सा है? कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ये आपने बायो में भी पढ़ा होगा और केमिस्ट्री में भी। करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कोबाल्ट 60। ये एमिट करता है गामा रेज को, इससे क्या निकलती है? गामा रेज निकलती हैं, जो यूज होती है आपकी रेडिएशन थेरेपी में कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। कैंसर में हम क्या करते हैं? रेडिएशन थेरेपी देते हैं, कीमोथेरेपी देते हैं, तो कीमो में तो ड्रग्स यूज कर लेते हैं, रेडिएशन में क्या करते हैं? रेडिएशन यूज करते हैं, तो हम कोबाल्ट को यूज करते हैं, ठीक है, कोबाल्ट 60। यहाँ से गामा रेज निकलेंगी जो हेल्प करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीजन 18 आइसोटोप, ठीक है, ऑक्सीजन 18 के आइसोटोप में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, ऑक्सीजन 18 समस्थानिक में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? 8,8,8, 8, 10, 8, 10, 8, 8 और आपका लास्ट ऑप्शन है 8, 8, 10। बताओ कितने होंगे? थोड़ा सा इसको स्टॉप कर लो वीडियो को और उसके बाद में सोचो पहले कितने होंगे। आइसोटोप पूछा है आपसे, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 8, 10, 8। कैसे करके होगा वो देखो, ऑक्सीजन के क्या होते हैं? 8 प्रोटॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, एंड ऑक्सीजन क्या है? 18 है तो हैज 10 न्यूट्रॉन, उसमें कितने होंगे? 10 न्यूट्रॉन्स होंगे आपके, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है, इनमें से कौन सा एवोगैड्रोस का नंबर रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, 9.109 इंटू 10 टू द पावर -31, 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19, 3.00 इंटू 10 टू द पावर 8। बताओ क्या होगा एवोगैड्रोस नंबर इनमें से? सोचो फटाफट से, क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर -23, ठीक है। एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है? इज द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, ये किसका नंबर होता है? एटम का नंबर होता है, मॉलिक्यूल्स का या फिर पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, या फिर जितने भी सब्सटेंस है उसमें 1 मोल के पार्टिकल्स का, ठीक है, ये आपका एवोगैड्रो का नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज का आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछा है, C6H12O6 इज, ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला की बात हो रही है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। अब तुम एम्पिरिकल फॉर्मूला बता दो। ऑप्शंस है C6H12O6, CHO, CH2O, C2H4O2। बताओ क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, CH2O, CH2 है और O है, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम। हमारा जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो क्या चीज होती है? कि एटम का सबसे सिंपलेस्ट रेशियो। तो ग्लूकोज के लिए क्या होगा? C6H12O6 को हम रिड्यूस कर देंगे किसमें? CH2O में, ठीक है, रिडक्शन हो जाएगा वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ डी सब शेल कैन बी मैक्सिमम ऑफ, ठीक है, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं डी सब शेल में, ठीक है, 2, 6, 10 या 14। बताओ डी उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 10, ठीक है। डी सब शेल में क्या होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स होती है एंड ईच ऑर्बिटल कैन होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स। 5 ऑर्बिटल है, हर किसी में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, तो हमारा कितना बनेगा टोटल? 10 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a postulate of Dalton atomic theory? इनमें से कौन सा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पोस्टुलेट नहीं है? ठीक है, आपके ऑप्शन है एटम आर इंडिविजिबल, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, एटम्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो, एटम्स कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। बताओ जो है उनको नहीं देखना, जो नहीं है वो पूछा है, ठीक है, नॉट का क्वेश्चन है यहाँ पे। थोड़ा अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन को, ऐसी सिली मिस्टेक्स मत करना। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको आता होगा
ठीक है, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, लेकिन आप पढ़ने में गलती कर दोगे, ठीक है, और आप गलत आंसर को मार्क कर दोगे। इसलिए ध्यान रखना, नॉट एक्सेप्ट के क्वेश्चन हो तो बहुत अच्छे से करना उनको। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, एटम्स कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। ये गलत है, ये नहीं दिया था उसने अपनी थ्योरी में, ठीक है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन ने स्टेट किया था कि दैट एटम्स आर इंडिविजिबल। डाल्टन ने बोला था कि एटम क्या है, इंडिविजिबल है, डिवाइड नहीं हो सकते वो, ठीक है, एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड, उनको क्रिएट नहीं करा जा सकता, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, which was later modified by atomic discoveries, इसको बाद में क्या करा गया, एटॉमिक डिस्कवरीज से मॉडिफाई कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि वेव पार्टिकल नेचर वाज प्रपोज्ड बाय, ठीक है, डुअल नेचर जो था इलेक्ट्रॉन का वो किसने दिया था? इलेक्ट्रॉन की द्वैध प्रकृति यानी कि तरंग कण का प्रस्ताव किसने दिया था? आपके ऑप्शंस हैं बोर, हाइसेनबर्ग, डी ब्रोगली या स्क्रोडिंगर, ठीक है। बताओ किसने दिया था डुअल नेचर? ये तो शायद आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, वरना केमिस्ट्री में तो पढ़ा ही होगा। बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, डी ब्रोगली, ठीक है। लुइस डी ब्रोगली ने क्या करा था, प्रपोज करा था इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एग्जिबिट करते हैं बोथ वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज। उसने ही बताया था कि आपके इलेक्ट्रॉन्स में वेव लाइक प्रॉपर्टीज भी होती हैं और पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज भी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज गिवन बाय, है ना हमारी केमिस्ट्री में एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो किसने दिया था, ठीक है। अनिश्चितता सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? आपके ऑप्शन है हाइसेनबर्ग, प्लांक, आइंस्टीन और डाल्टन, ठीक है। और एक चीज और बच्चों, अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि कुछ हो सकता है आपके जो कुछ चैप्टर्स हैं वो अब उनमें से कुछ टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं सीबीएसई के द्वारा, एनसीईआरटी से, तो हम वो क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि देखो हम जो है ना ये सीरीज को सारी स्टेट्स के लिए लेके चल रहे हैं, और जो आपकी स्टेट लेवल की बीएससी नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं, इवन आपका जो अभी एम्स है ना उसने भी अपना कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिलेबस नहीं दिया है कि हाँ हम जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चन नहीं देंगे, उनने ऐसा नहीं बोला है, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो रिलेटेड ऑप्शन जो आपकी पोर्शन है उसको पढ़ना भी ज्यादा हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि इन लोगों ने कोई स्पेसिफिक सिलेबस तो दिया नहीं है, ठीक है, नीट की तरह कि हाँ हम रिलेटेड पोर्शन से नहीं पूछेंगे। तो अगर आप नहीं पढ़ते हो तो वहां से क्वेश्चन आते हैं, और आते हैं वहां से क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट ईयर आपके उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग आपकी यूपीसी नेट में आए थे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए वहां पे आपको दिक्कत हो जाएगी, तो हमारा जो डिलीटेड पोर्शन है उससे भी हम कुछ कुछ क्वेश्चंस करते रहेंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो आपके मेन एग्जाम में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, हाइसेनबर्ग। हाइसेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो स्टेट करता है कि एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कैन नॉट बी साइमल्टेनियसली डिटरमाइन। उसने बोला था कि जो आपकी एग्जैक्ट पोजीशन है मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का, उसको हम साइमल्टेनियसली यानी कि साथ में डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन, ठीक है, Z इक्वल्स टू 17 इज, क्या होगा, ठीक है, n इक्वल्स टू 3, I इक्वल्स टू 1, m इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू s इक्वल्स टू प्लस हाफ, ठीक है, ऐसे आपके ऑप्शन दे रखे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है n इक्वल्स टू 3, ठीक है, 1, m इक्वल्स टू 0, और आपका फिर है n इक्वल्स टू 2, 1, m माइनस 1, ठीक है। ये आपके सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। अब बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर, सोचो जल्दी से। क्वांटम नंबर का पूछा है, देखो बच्चों क्वांटम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना अगर किसी ने भी नहीं पढ़ रखा है। और हाँ प्लीज ये ऐसे होपलेस मत हो जाना कि हाँ हमारे तो बड़े कम नंबर आ रहे हैं, केमिस्ट्री में अच्छे आएंगे, ठीक है, हम डेली प्रैक्टिस करेंगे, आपकी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, n इक्वल्स टू 3, 1, 0 एन s इक्वल्स टू प्लस 1/2, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो था आपका क्लोरीन का वो एंटर करता है 3p ऑर्बिटल में, ठीक है, जो क्लोरीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो 3p ऑर्बिटल में जाएगा। सो हमारा ये जो सीक्वेंस है ये बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द सम ऑफ, ठीक है, जो मास नंबर होता है आपके एलिमेंट का वो किसका सम है, ठीक है, किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है। आपके ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स ओनली। करेक्ट आंसर क्या होगा आपको यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। मास नंबर जो होता है आपका एलिमेंट का वो किससे मिलता है आपको? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी लोएस्ट फॉर, ठीक है, यानी कि प्रथम आयनीकरण ऊर्जा सबसे कम किसके लिए होगी? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बताओ किसके लिए होगी आपकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे लोएस्ट? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पोटेशियम। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है डाउन द ग्रुप जाने पे, ठीक है, जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन आपकी कम हो जाएगी। तो पोटेशियम में क्या होती है? लार्जर एटॉमिक रेडियस होती है, ठीक है बच्चों। तो आपका जो लोअर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो पोटेशियम के यहाँ पे लो हो जाएगा, ठीक है, किसके कंपैरिजन में? सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के, ठीक है, इसलिए आपका पोटेशियम यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, इनमें से कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है? ठीक है, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी या फिर एनर्जी, बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? एनी गैसेस? निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल गुणधर्म यानी कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी का उदाहरण है? सोचो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, डेंसिटी, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज डू नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंस के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। डेंसिटी रिमेन द सेम, डेंसिटी सेम रहेगी रिगार्डलेस ऑफ सैंपल साइज, भले सैंपल का साइज कितना भी हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरे साथ मजा आया होगा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है, ये सीरीज जो चल रही है चैनल पे बायोलॉजी केमिस्ट्री की, वो आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स कर सकते हो, अपना स्कोर बता सकते हो। कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक यहाँ मैंने कमेंट सेक्शन में दे रखा है। अगर मुझसे कांटेक्ट करना है, कुछ पूछना है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो, या फिर मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है मेड माइंडसेट, वहां से भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो किस बात का वेट कर रहे हो? जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक अपडेट मिलने वाला है, फिर चाहे वो आपका एम्स बीएससी नर्सिंग हो या फिर किसी स्टेट लेवल के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की आप प्रेपरेशन कर रहे हो, ठीक है। और हाँ, यूपीसी नेट के फॉर्म आ चुके हैं, 24 मार्च से आपके आउट हो गए, तो आप अपने फॉर्म को अच्छे से फिल कर लो, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।